हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर भारद्वाज फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे एकेडमी के चैनल पर। ठीक है बच्चों, से पहले वीडियो 1 के अंदर लेवल 1 के 6 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं आपको बता चुका हूं। उन 6 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग समझ लिया होगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन सभी लोग समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, ठीक है। जिनके पास पीडीएफ है ना, वो पहले से क्वेश्चन पढ़ के लिखें। जिनके पास पीडीएफ नहीं है वो स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन सभी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोला गया है कि एक रेलगाड़ी में 240 यात्रियों के साथ रवाना होती है, यानी कि टोटल पैसेंजर्स स्टार्टिंग में आपको जो कुल पैसेंजर दिए हुए हैं वो कितने दिए हुए हैं, 240 दिए हुए हैं। टोटल पैसेंजर्स 240 हैं, ठीक है। अब कुछ कंडीशन दी गई है कि हर स्टेशन पर कुछ पैसेंजर चढ़ रहे हैं और कुछ पैसेंजर उतर रहे हैं। इसका मतलब आपको नंबरिंग देखनी है, क्या क्या नंबरिंग आपको क्वेश्चन में दी हुई है। आपसे बोला गया है पहले स्टेशन पर 12 यात्री उतर गए तो 12 पैसेंजर माइनस हो चुके हैं। तो पहले मैं कंडीशन निकालूंगा कि पहले स्टेशन पर क्या क्या केस बन रहा है। तो देखिए फटाफट से, पहले स्टेशन के बाद पहले स्टेशन के बाद आपसे बोला गया कि 12 यात्री उतर गए, ठीक है। अच्छा, 12 यात्री उतर गए, इसका मतलब 240 में से 12 माइनस होगा प्लस होगा। 240 में से 12 माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पहले स्टेशन पर 12 यात्री उतर चुके हैं और उसके बाद बोला जा रहा है कि 22 यात्री चढ़ गए, ठीक है। तो 22 यात्री चढ़ गए स्टूडेंट, तो 22 प्लस होगा। चढ़ने का मतलब प्लस होता है। अच्छा, 22 प्लस हुआ है, 12 माइनस हुआ है, तो एक तरीके से आपको 10 एक्स्ट्रा मिला है। तो 10 अगर एक्स्ट्रा मिला है तो ये नंबर कहलाएगा 240 प्लस 10 यानी कि 250। तो पहले स्टेशन के बाद कंडीशन क्या है कि पहले स्टेशन के बाद जब ट्रेन में 240 पैसेंजर थे तो पहला स्टेशन जैसे ट्रेन ने क्रॉस किया, अब उसके अंदर पैसेंजर हो चुके हैं 250, ठीक है। अच्छा, दूसरे स्टेशन के बाद देखो क्या होगा आफ्टर सेकेंड स्टेशन। दूसरे स्टेशन के बाद तो मुझे पढ़ना पड़ेगा पहले कंडीशन क्या दी हुई है। कंडीशन सर इतनी सी दी हुई है कि 20% यात्री उतर गए। 20% यात्री उतर गए, उतरने का मतलब क्या होगा, माइनस होगा। अच्छा, किसका 20% निकालूंगा मैं, 250 का 20% निकालूंगा। तो पहले पैसेंजर 250 थे, अब 250 में से माइनस होगा 250 का 20%। तो 250 का 20% मैं ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है। बाकी आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करना आती है। 250 का 10% 25 होता है, तो 20% 50 हो जाएगा। तो 25 दूनी 50, तो 250 में से अगर 50 माइनस होगा कितना आएगा, 200 आएगा। तो आफ्टर सेकंड स्टेशन, दूसरे स्टेशन के बाद कंडीशन क्या है, पैसेंजर केवल 200 बचे हुए हैं। अब क्या बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि तीसरे स्टेशन पर 32 यात्री चढ़ गए। फटाफट देखते हैं एक बार तीसरे स्टेशन के बाद क्या हो रहा है। तीसरे स्टेशन के बाद आपको कंडीशंस क्या दी हुई हैं भाई। तीसरे स्टेशन के बाद आपको कंडीशंस दी हुई हैं कि 32 यात्री चढ़ चुके हैं और कुछ यात्री उतर गए। तो 32 यात्री अगर चढ़े तो 32 प्लस होगा किसके अंदर, 200 के अंदर। तो 200 में स्टूडेंट्स 32 तो प्लस हो गया और कुछ यात्री उतर गए, तो कुछ यात्रियों को मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। यहां पर ये जो नंबर ऑफ पैसेंजर्स आप लोगों से पूछे गए इनकी संख्या को मैंने क्या माना है, एक्स माना है। उतरने की बात चल रही है तो मैंने माइनस कर दिया। अच्छा, अब ये बोल रहा है कि अब रेलगाड़ी में केवल 80% यात्री हैं। किसका 80% भाई, जितने पैसेंजर स्टार्टिंग में बैठे होंगे उसी का तो 80%। कितने बैठे थे, 240 बैठे थे, तो बराबर होगा 240 का 80%, 240 का 80%, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं भाई, कैंसिल हो गया। 8 चौक 32, 2 हाथ से लगी 3, 8 दूनी 16 और 3 192, 192 आ चुका है। मुझे किसका मान निकालना है, मुझे एक्स का मान निकालना है। चलिए आगे देखिए फटाफट से एक बार। 200 और 32 कितना हो गया, 232 हो गया, माइनस का एक्स, सामने आपका 192 है। तो अगर मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 192 को इधर ला के माइनस करूंगा, तो 232 माइनस 192, आंसर कितना आ गया आप लोगों का, 40। कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 40। तो इससे आपसे पूछा गया था कि तीसरे स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों की संख्या। तो तीसरे स्टेशन पर कितने यात्री उतरे, एक्स उतरे, तो एक्स का मान कितना आ गया, 40 आ गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। बिल्कुल जैसा क्वेश्चन में बोल रहा था ना वैसा करना है। अगर बोल रहा है उतर रहे हैं तो माइनस करना है, अगर बोल रहा है चढ़ रहे हैं तो आपको प्लस करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से एक बार, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए भाई। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 8, बस परसेंटेज हो सकता है देखने में आप लोगों को टफ लगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या दी हुई है, किसी वस्तु की कीमत में 44.44% की कमी आ जाती है तो उसकी खपत को कितने प्रतिशत से बढ़ाया जा सकता है जिससे कि उसके खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है। देखिए, परसेंटेज मैंने जब भी आपको पढ़ाया है हर क्लास के अंदर ये बात अच्छे से आपको बताई गई है कि किसी भी क्वेश्चन में अगर परसेंटेज आपको एक बार दिया जाए तो उन सभी क्वेश्चन को करने का तरीका बहुत सिंपल होता है और वो तरीका आपको हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है जहां पर भी परसेंटेज आपको सिंगल टाइम दिया हुआ है।
तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मुझे इतना पता लग गया परसेंटेज केवल एक ही बार है। कितना परसेंट दिया हुआ है? 44.44। तो सभी लोग पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर ये जो आपको 44.44% दिया हुआ है ना, इसको फ्रैक्शन के अंदर लिखेंगे। फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे कि 25% 1/4 होता है, 20% 1/5 होगा, उसी तरीके से मैं 44.44% को क्या बोल सकता हूं, ये आपको पता लगाना आना चाहिए। तो ध्यान दीजिए कैसे करते हैं। आपको मैंने बताया था कभी भी पॉइंट से पहले या पॉइंट के बाद अगर आपको नंबर सेम दिया जा रहा है, पॉइंट से पहले या पॉइंट के बाद आपको नंबर सेम दिया जा रहा है, तो उस केस में आपको समझाया गया था या तो नंबर 9 का मल्टीपल होगा या नंबर फिर 11 का मल्टीपल होगा। ठीक है, जितने भी परसेंटेज एग्जाम में आएंगे या आते रहेंगे वो फिगर हमेशा ऐसा होगा, या तो 11 का मल्टीपल है या फिर 9 का मल्टीपल है। तो अभी देख के आपको क्या लग रहा है ये नंबर किसका मल्टीपल है स्टूडेंट्स? 11 का मल्टीपल है क्या? बिल्कुल भाई 11 का मल्टीपल है, 11 चौक 44 होते हैं, तो 11 से 4 बार डिवाइड जा रहा है। अच्छा, नंबर अगर 11 का मल्टीपल है, ध्यान रखना, नंबर अगर 11 का मल्टीपल है तो बटे में 9 लिखना है, और नंबर अगर 9 का मल्टीपल है तो बटे में 11 लिखना है। इतनी सी याददाश्त आपको ये चीजें याद करनी पड़ेंगी। तो 44.44% किसकी वैल्यू है? 4/9 की वैल्यू है। आगे सुनिएगा, सर अगर 55.55 होता तो क्या करते हैं हम लोग? वही तरीका करते हैं जो भी आपको दिया गया है, 55.55%। नंबर किसका मल्टीपल है? 11 का मल्टीपल है, कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। तो नंबर अगर 11 का मल्टीपल है वो भी 5 बार, तो 11 का मल्टीपल है तो बटे में क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 9 का मल्टीपल है तो बटे में 11 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीपल अगर 11 का है तो बटे में 9 लिखना है, मल्टीपल 9 का है तो बटे में क्या लिखना है? 11 लिखना है। और कैसे देखिएगा, अगर मुझे 45.45% को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो वही मेथड। किसका मल्टीपल है? 9 का मल्टीपल है, कितनी बार? 5 बार। तो 9 का मल्टीपल है तो बटे में क्या लिख देना? 11 लिख देना। तो ये वैल्यू है 5/11 की। ठीक है, अच्छा फिलहाल मुझे किससे मतलब है भाई? फिलहाल मुझे मतलब है केवल 44.44% से, जो कि 4/9 है। अब आगे सुनिएगा, 44.44% की कमी आ रही है क्या? तो कमी का मतलब मैंने क्या समझाया था आप लोगों को? कमी का मतलब आपको एक स्टेप पीछे आना है, और अगर आपको वृद्धि दी जाए तो आपको एक स्टेप आगे बढ़ना है। तो इस 4/9 में अगर मुझे एक स्टेप पीछे आना है, माइनस का 1 स्टेप, तो देखिए एक स्टेप पीछे और आगे आने में आपको क्या चीजें याद रखनी पड़ेंगी या समझनी पड़ेंगी। अगर आपको एक स्टेप पीछे आना है या एक स्टेप आगे जाना है, तो इस ऊपर वाले नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप एक स्टेप आगे जाएं चाहे आप एक स्टेप पीछे आए, इस ऊपर वाले नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऊपर वाला नंबर अगर आपको 4 दिया हुआ है तो ये हमेशा क्या रहेगा? 4 रहेगा। ठीक है, अच्छा फर्क किस पे पड़ेगा भाई? फर्क पड़ेगा सर नीचे वाले नंबर पर। कैसे? अगर मुझे एक स्टेप पीछे आना है तो मैं इन दोनों का डिफरेंस लूंगा, 9 में से 4 माइनस करूंगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा। अगर मुझे इसी क्वेश्चन में एक स्टेप आगे जाना होता तो 4/9 में आगे बढ़ने को क्या बोलता मैं? 4/13 बोलता, क्योंकि 9 और 4 13 आएगा। तो यहां पर आंसर आ रहा है 4/5। चूंकि ऑप्शंस आपको परसेंटेज में दिए हुए हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर लें। 5 से 100 20 बार, 20 चौक कितना परसेंट? 80%। 80% कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी है। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स को परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है वो बिना पेन चलाए इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। और अच्छे से मैं आपको बता चुका हूं, चाहे क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको कुछ भी क्यों ना दी जाए, अगर परसेंटेज सिंगल टाइम है तो आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कमी बोला जा रहा है, एक स्टेप पीछे आना है। वृद्धि बोल रहा है, एक स्टेप आगे जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 9। भाई क्वेश्चन नंबर 9 काफी फेमस क्वेश्चन है एसएससी का, सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 को सभी समझे एक बार क्या करना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को करने का बिल्कुल यूनिक तरीका है, बिल्कुल डायरेक्ट तरीका, आपको डायरेक्ट तरीका समझना है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि आयकर में 19% की कमी आ जाती है। आयकर का मतलब होगा आपका इनकम टैक्स, यानी जो भी आप लोग टैक्स पे कर रहे हैं उसको बोलेंगे हम लोग आयकर, इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स में अगर 19% की कमी आ रही है, यानी गवर्नमेंट जो है मुझसे टैक्स कम ले रही है, तो उस केस में क्या होता है कि आय में, इनकम में 1% की वृद्धि हो जाती है। भाई अगर गवर्नमेंट मुझसे टैक्स कम लेगी तो मेरी इनकम जाहिर सी बात है कि बढ़ेगी। अगर गवर्नमेंट मुझसे टैक्स ज़्यादा लेगी तो इनकम मेरी क्या हो जाएगी? फिर कम हो जाएगी। तो मुझे ये बोला गया है कि आयकर में 19% की कमी हो रही है, इनकम 1% से बढ़ रही है, तो बताइए आयकर की दर कितनी है। तो आयकर की दर निकालने का डायरेक्ट तरीका सुने आप लोग, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से। अगर आपको आयकर की दर निकालनी है, इनकम टैक्स की आपको रेट निकालनी है, तो हमेशा आपको ऊपर इनकम वाला इफेक्ट लिखना है, जो इनकम पे इफेक्ट दिया हुआ है, बटे में टोटल परसेंटेज, इनटू में 100। वापस सुनिए मैंने क्या समझाया, जो भी आपको इनकम पे इफेक्ट दिया हुआ है उसको हमेशा आपको ऊपर लिखना है, बटे में टोटल आएगा, इनटू 100 आएगा। इनकम पर क्या इफेक्ट बोल रहा है भाई? इनकम पर सर इफेक्ट दिया हुआ है आपको 1%, तो ऊपर आ गया 1। टोटल कितना आएगा? टोटल जोड़ दो ना इसको, 19 और 1 कितना होता है? 20 होता है। 19 और 1 20 आ गया, इनटू में 100 आ गया। 20 से 100 कितनी बार? 5 बार। तो आंसर कितना आ गया? 5%। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है।
क्या मैं इसको वर्बली नहीं कर सकता था? क्या बिल्कुल वर्बली करना पॉसिबल था? वापस सुन लीजिए एक बार, मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चंस में, क्योंकि ये क्वेश्चन जब भी पूछा गया है केवल डाटा चेंज करके पूछा गया है, 19 की जगह 24 दे देगा, 1 की जगह 2 दे देगा, इस तरीके से आपको आंसर निकालना होता है। तो कभी भी इनकम पे जो इफेक्ट दिया हुआ है वो हमेशा ऊपर आएगा। तो इनकम पर कितना परसेंट है? 1%, ऊपर 1 आ गया। ये 20 कैसे आ रहा है? 19 और 1 20, इंटू में 100, तो आंसर कितना आ गया? 5%। तो इनकम टैक्स की रेट कितनी है? 5% है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में चेंजेस क्या हो सकते हैं ये भी सुन लीजिए आप लोग। आपसे बोल सकता है कि व्यक्ति की इनकम 1 लाख रुपए है, तो गवर्नमेंट यानी कि सरकार उससे कितना रुपए टैक्स के रूप में लेती है? तो इनकम टैक्स की रेट कितनी है बच्चों? 5% है क्या? तो मैं पता कर सकता हूं कि 1 लाख का 5% कितना होता है, वो टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से इनकम दे करके आपसे टैक्स के बारे में पूछा जा सकता है, पर अभी तक ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं है। अभी तक जब भी ये क्वेश्चन पूछा गया है केवल और केवल रेट के बारे में पूछा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 10 है ना। ये भी क्वेश्चन भाई अपने आप में काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले बिल्कुल इसको बेसिक से करेंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस का बेसिक आना आपको बहुत जरूरी है। लैंग्वेज पढ़िएगा क्वेश्चन के सभी एक बार। क्वेश्चन नंबर 10, चला भाई। एक व्यक्ति की आय 4800 रुपए से बढ़ जाती है, यानी जो भी वो पैसे कमाता है उसमें 4800 रुपए का इंक्रीमेंट हो जाएगा, बढ़ जाएगी। और उसके द्वारा भुगतान की गई ब्याज की दर 12% से घटकर, देखिए इनकम बढ़ी 4800 रुपए से, और टैक्स का जो रेट है, ब्याज का जो रेट है 12% से घटकर कितना परसेंट हो गया? 10%। यानी पहले वो 12% ब्याज के रूप में देता था, अभी वो कितना दे रहा है? केवल 10% दे रहा है, ठीक है भाई। आगे क्या बोला गया है? लेकिन उसके द्वारा भुगतान किया गया ब्याज पहले की बराबर है, यानी दोनों केस में ब्याज वो सेम दे रहा है। दोनों स्थितियों में 20% आय कर मुक्त है, यानी दोनों ही कंडीशंस में 20% इनकम पर कोई भी ब्याज नहीं है या कोई भी टैक्स नहीं है। फिर आपसे पूछा गया है कि तो कि बढ़ी हुई आय कितनी है, यानी कि अब उसकी इनकम कितनी होगी। बढ़ी हुई आय का मतलब आपसे पूछ रहा है कि प्रेजेंट में इनकम कितनी है, ये मैं ध्यान रखिएगा। आपसे ये पूछेगा कि बढ़ने से पहले इनकम कितनी है, मतलब कि प्रारंभिक आय पूछी है। अगर आपसे पूछ रहा है कि बढ़ी हुई आय कितनी है, यानी कि वर्तमान इनकम आप लोगों से पूछी गई है, तो मैं क्या करूंगा भाई, अगर हमें बेसिक सुनना है तो माना प्रारंभिक आय, लेट द इनिशियल इनकम, उस प्रारंभिक आय को मैं क्या मान लेता हूं? फिलहाल एक्स मान लेता हूं। इनकम कितने से बढ़ चुकी है? 4800 रुपए से बढ़ चुकी है, तो वर्तमान आय कितनी आएगी फिर? प्रेजेंट इनकम। प्रेजेंट इनकम सर हो जाएगी 4800 प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 4800 रुपए, ये उसकी प्रेजेंट इनकम है। अब ये बोल रहा है कि पहले वो टैक्स देता था या भुगतान करता था ब्याज का 12%, अभी कितना दे रहा है? 10%। तो पहले अगर मैं 12% ब्याज देता था, तो मुझे बता सकते हैं आप लोग किसका 12% निकालूंगा? मैं x का 12% निकालूंगा। तो x का 12% कितना आएगा? x इंटू 12/100। इतना ब्याज मैं पहले देता था, अभी ब्याज में कितना दे रहा हूं? अभी आपको ब्याज दिया गया केवल 10%। किसका 10%? बढ़ी हुई इनकम का। तो यहां पर आएगा x प्लस 4800 का 10%। तो ये बढ़ी हुई आय का 10% ब्याज के रूप में दिया जा रहा है। एक कंडीशन और दी गई है, यदि दोनों ही स्थितियों में 20% आय कर मुक्त है, यानी दोनों ही केसेस में 20% इनकम पर कोई भी टैक्स अप्लाई नहीं होने वाला। तो 20% पर अगर अप्लाई नहीं होगा तो 80% पे तो अप्लाई होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि इसका मुझे 80% देना पड़ेगा, और इसका भी 80% के ऊपर टैक्स मुझे पे करना पड़ेगा, ब्याज मुझे पे करना पड़ेगा। अच्छा, दोनों स्थितियों में ब्याज बराबर है क्या? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस आपको दिया हुआ है कि उसके द्वारा भुगतान किया गया ब्याज पहले के ही बराबर है। इसका मतलब दोनों को मैं क्या कर सकता हूं? इक्वल कर सकता हूं। तो दोनों को मैंने बराबर किया, बराबर करने से मैं किसकी वैल्यू निकाल सकता हूं स्टूडेंट्स? एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूं, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से एक बार। देखिए 80/100 से 80/100 कैंसिल हो गया, ये स्टेटमेंट किसी भी काम के नहीं है। 100 से 100 भी कैंसिल हो गया, 2 से काट सकता हूँ 5 बार, 2 से कैंसिल होगा 6 बार, 6 इंटू एक्स 6x, 5 इंटू एक्स 5x, 4800 इंटू 5 कितना आएगा? डबल जीरो पहले से है, 8 पंजे 40, हासिल 4, 5 के 20 और 4 24,000 आ गया, ठीक है। अच्छा 5x को अगर मैं इधर लेके आऊंगा माइनस होगा, जाहिर सी बात है। तो x का मान कितना आ गया? 24,000। x का मान कितना आ गया? 24,000। क्या 24,000 ऑप्शन में है? बिल्कुल दिया हुआ है, पहला ही ऑप्शन आपको 24,000 दिया हुआ है। और स्टूडेंट्स यही गलती करेंगे, 24,000 लगा के आंसर आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन में मिल गया। और जब चीज़ें ऑप्शन में मिल जाती हैं तो हम लोग किसी की सुनते थोड़ी ना है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्या 24,000 इसका सही आंसर है? क्या बिल्कुल गलत आंसर है 24,000। मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, मैंने आपसे पूछी है कि वर्तमान आय कितनी है, ना कि प्रारंभिक आय। आप मुझे बताओ एक्स वर्तमान है प्रारंभिक है? सर एक्स तो प्रारंभिक इनकम है, इनिशियल इनकम है। तो 24,000 रुपये तो वो पहले कमाता था, अब इनकम का मान बढ़ा है कम हुआ है? अब इनकम का मान बढ़ा है ना 4800 रुपये से, तो 4800 इसमें ऐड होगा। तो वर्तमान इनकम कितनी है?
बढ़ी हुई जो इनकम आएगी वो आएगी 24,000 प्लस 4800, इसमें ऐड होगा तो आंसर कितना आएगा भाई 28,800 रुपये आंसर आएगा। ये जो ऑप्शन दिया हुआ है 28,800 अगर ऑप्शन में नहीं है तो आएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आंसर कितना है स्टूडेंट्स का, नन ऑफ दीज इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। पोज करने पर चलिए, आपको समझ में आया कि मैंने यहाँ पर 4800 ऐड क्यों किया है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप लोगों से पूछा गया है कि बढ़ी हुई इनकम कितनी है, तो बढ़ी हुई इनकम निकालने के लिए आपको 4800 रुपये का इंक्रीमेंट दिया हुआ है। 4800 मैंने ऐड किया तो आंसर आ गया 28,800। ऑप्शन में मैच नहीं हो रहा है तो ऑप्शन नंबर डी फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 24,000 आंसर लगा के मत आ जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें फटाफट से एक बार भाई, क्वेश्चन 11। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखने से पहले एक बार सुनिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप लोग एक्स मान करके आंसर निकालना है। तो सेकंड तरीका सुने एक बार, क्वेश्चन नंबर 10 का अल्टरनेट क्या हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया हुआ है दोनों केसेस में 20% इनकम कर मुक्त है, यानी दोनों केसेस में 80/100 से मल्टीप्लाई होगा। तो आपको भी बताया था कि 80/100 से 80/100 कैंसिल हो चुका है, इसका मतलब 80/100 काम में लेने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, पहले केस में 12% टैक्स था, अब कितना कैसे 10% टैक्स आपको दिया जा रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे, ये जो परसेंटेज टैक्स आपको दिया हुआ है या परसेंटेज ब्याज आपको दिया हुआ है, आपको उनका ना केवल रेशो लेना है। तो रेशो आ गया 6:5, रेशो कितना हो गया बच्चों 6:5 आ गया। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए इनकम जो है वो बढ़ी है कम हुई है? सर इनकम तो बढ़ी है, इनकम बढ़ी है, इसका मतलब 5 रुपये जो थी वो प्रारंभिक इनकम थी, पहले वाली इनकम थी। तो 5 रुपये अगर प्रारंभिक इनकम है और 6 रुपये कौन सी इनकम होगी, वर्तमान प्रेजेंट। ठीक है, वापस सुनिएगा, 12 और 10 कहां से आया, क्वेश्चन में दिया हुआ है। पहले टैक्स कितना था 12%, या पहले इंटरेस्ट कितना था 12%, अभी इंटरेस्ट कितना 10% है, रेशो आ गया 6:5। आपसे बोल रहे हैं कि इनकम बढ़ी है, तो इनकम बढ़ी है इसका मतलब छोटे वाला नंबर पहले वाली इनकम थी और बड़े वाला नंबर बाद वाली इनकम है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि पहले वो 5 रुपये कमाता था, अब वो कमा रहा है 6 रुपये, तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ है, 1 का हुआ है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो केवल जो सैलरी बढ़ी है वो 1 रुपये से बढ़ी है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सैलरी कितने से बढ़ी है, 4800 से बढ़ी है। तो 1 का मान 4800 रुपये है, 1 का मान अगर 4800 आ गया तो मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रारंभिक इनकम कितनी थी या बढ़ी हुई इनकम कितनी है। तो मुझसे क्या पूछा गया है, बढ़ी हुई इनकम कितनी है, मतलब कि 6 का मान निकालना है। तो 1 का मान 4800 है, तो 6 का मान कितना आएगा फिर 4800 मल्टीप्लाइड बाय 6, 00 पहले दिया हुआ है, 8 6 48 हासिल 4 6 चौक 24 और 4 28, 28,800। अभी भी आंसर सेम आ रहा है 28,800 क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, क्या करना है वापस सुने, 12 और 10 का रेशियो कितना आ रहा है, 6:5 आ रहा है। 6:5 में 5 पहले वाली इनकम है, 6 नई वाली इनकम है। इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है मेरे अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट केवल 1 रुपये का हो रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4800 दिया हुआ है, 1 का मान 4800, तो 6 का मान कितना आएगा 28,800 रुपये आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 11। और एक बार और समझते हुए चले आप लोग सभी कि जितने भी आपको अल्टरनेट मैंने बताया ना, जिन भी क्वेश्चंस में बताया, वो उसमें परफेक्शन आपका तभी आएगा जब आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं कि इस शीट को आप लोगों ने एक बार करके रख दिया, एक बार करने से आपको केवल वो चीज़ें पता लगेंगी जो आपको नहीं आती थी। सेकंड टाइम आप लोग करेंगे शीट को तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो ये शीट को कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस में लेना है, जिससे कि आप लोग जब ये क्वेश्चन देखें तो वहाँ आपका टाइम आपका एग्जाम में वेस्ट ना हो। ठीक है, क्वेश्चन में 11 देखिएगा एक बार, एक अयस्क में 25% धातु है जिसमें 90% लोहा है। ठीक है, अच्छा अयस्क जो है 25% धातु है, अयस्क यानी कि अलॉय आपको दिया हुआ है, इसमें धातु जो है वो 25% है। तो बाकी का अधातु नॉन मेटल वाला हिस्सा कितना आएगा 75%, क्योंकि कोई भी क्वांटिटी अपने आप में कितनी होती है 100% होती है। ये बात समझ में आ रही है। तो इस अयस्क के अंदर धातु 25% है, बाकी का हिस्सा कितना है 75% है। इस धातु में से, धातु कोई भी हो सकती है, मेटल कोई भी हो सकता है, उस मेटल में से स्पेसिफिकेशन आपको आयरन का दिया हुआ है, लोहे का दिया हुआ है। लोहा कितना परसेंट है 90% है, तो किसका 90%, 25 का। अब 25 का मुझे 90% निकालना पड़ेगा। 25 का 90% कितना आएगा, 25 90 225 होते हैं, तो ये आ जाएगा 22.5%। 22.5% कितना आ जाएगा, लोहा आ जाएगा। ठीक है, वापस सुने, इस अयस्क में 25% धातु है, बाकी अधातु है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इस धातु के अंदर, इस मेटल के अंदर 25% का 90% लोहा है, तो 25 का 90% कितना आ गया बच्चों 22.5 आ गया। तो 22.5% क्या होगा, लोहा होगा। आगे क्या बोला गया है, शेष
75% एस्क में कोई लोहा नहीं है, इसके अंदर आयरन मौजूद नहीं है, इसके अंदर लोहा नहीं होगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 60 किलोग्राम लोहा प्राप्त करने के लिए अयस्क की कितनी मात्रा आवश्यक है, 60 केजी लोहा प्राप्त करने के लिए। अभी ध्यान दीजिएगा, अगर इस परसेंटेज को मैं केजी की फॉर्म में लूं तो मैं कह सकता हूं कि भाई 100 किलोग्राम आपके पास अयस्क है, 100 केजी अगर आपके पास अयस्क है तो उससे लोहा कितना मिल रहा है, उससे लोहा मिल रहा है 22.5 केजी। तो मैं कह सकता हूं कि 22.5 केजी लोहा, 22.5 केजी लोहा जो है वो आपको प्राप्त हो रहा है 100 केजी अयस्क से, ठीक है। अच्छा, क्या मुझे केवल 22.5 लोहा चाहिए क्या? नहीं, मुझे लोहे की मात्रा कितनी चाहिए? यहाँ पर लोहे की मात्रा आपको दिखी है 60 केजी। तो 60 केजी के लिए तो अयस्क फिर आपको ज़्यादा चाहिएगा, तो आपको 60 केजी का मान निकालना है। तो 60 केजी का मान निकालने से पहले आप सभी 1 केजी का मान निकालिए। 1 केजी का मान कितना आएगा? तो 1 केजी का मान कितना आएगा भाई? 100 डिवाइड बाय 22.5, पॉइंट हटाएगा तो ऊपर 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मुझे निकालना है 60 केजी का मान, तो 60 केजी का मान कितना आएगा? फिर 60 केजी का मान आएगा 1000 डिवाइड बाय 225 मल्टीप्लाइड बाय 60। 25 से काट सकता हूँ भाई इसको। 25 से कितनी बार कैंसिल होगा? 9 बार। 25 से 4 बार, 25 चौके 100 होते हैं। 3 से काटिए 20 बार, 3 बार। 40 इंटू 20 कितना आ गया? 800 आ गया। तो आंसर आएगा 800/3 केजी। 800/3 केजी ऑप्शन में नहीं है, इसको सॉल्व कीजिए फटाफट से। इसको सॉल्व करेंगे 3 दूनी 6, 2 बचेगा 20, 3 6 18, फिर 2 बचेगा, 3 6 18, 266.66 केजी अप्रॉक्सीमेट आपका आंसर है। और ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, 266.67 केजी आपका आंसर होगा, ठीक है। वापस सुने फटाफट से एक बार रफली। आपसे बोला गया था कि 25% धातु है एस्क में, तो 25% धातु हो गया, 75% अधातु है, नॉन मेटल है। धातु का 90% लोहा है। तो 25 का जब मैंने 90% निकाला बच्चों तो कितना आया? 22.5%। 22.5 लोहा जो आ रहा है वो कितने में आ रहा है? 100 केजी एस्क में आ रहा है। तो 22.5 केजी लोहा 100 केजी एस्क में आएगा, तो 1 केजी लोहा कितने में आएगा? 1000/225। तो मुझे लोहा कितना चाहिए? 60 केजी। तो 60 केजी लोहे के लिए अयस्क की कितनी मात्रा सफिशिएंट है? 266.67 केजी। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। आगे बढ़े भाई क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 भाई, काफ़ी टाइम बाद काफ़ी आसान सा क्वेश्चन आया है और आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 12 निपटा दिया होगा, ठीक है। ध्यान दे भाई, क्वेश्चन नंबर 12, ए प्लस बी का 120% बराबर है ए माइनस बी का 180%। ए प्लस बी का 120% बराबर है ए माइनस बी का 180%। तो ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है? ये क्वेश्चन जब क्लास के अंदर कराए गए थे तो आपको मैंने सिखाया था ए और बी का रेशो कैसे लिया जाता है, ए और बी का अनुपात कैसे लिया जाता है। तो यहां पर आपको वही चीजें अप्लाई करनी है, ए और बी का रेशो निकालना है, ठीक है। अच्छा, ए और बी का रेशो निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? एक बार इन दोनों को ऐड करूंगा, जो भी आपको परसेंटेज दिए हुए हैं। तो एक बार तो परसेंटेज आपस में ऐड होंगे, यानी 180 + 120। और एक बार क्या होगा? फिर सब्ट्रैक्शन होगा, माइनस होगा। तो 180 में से 120 मैंने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। एक बार एडिशन और एक बार सब्ट्रैक्शन, यानी कि माइनस, ठीक है। ऐड करने के बाद कितना आ रहा है? 180 + 120 कितना आ रहा है? 300 आ रहा है। अच्छा, 180 में से 120 माइनस होगा, कितना आएगा? 60 आएगा। ये कैंसिल हो चुका है। 6 से 30 5 बार, रेशो कितना आ गया? 5:1। ये रेशो निकालने का सबसे आसान तरीका होता है। और स्टूडेंट्स एग्जाम में क्या कर रहे होते हैं? स्टूडेंट एग्जाम में सॉल्व कर रहे होते हैं इस तरीके से, ए प्लस बी का 120%, तो इंटू में 120/100 लिख देंगे। फिर क्या लिखेंगे? वो ए माइनस बी का 180% इंटू में 180/100 लिख देंगे। उसके बाद सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग सॉल्व कर देते हैं, आपको डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि इस तरीके से आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। 60 से मैंने दोनों काटा, 60 दूनी 120, 60 के 180, 2 का मल्टीप्लाई किया, 2a + 2b, सामने कितना आएगा? 3a माइनस का 3b। 2a उधर जाके माइनस होगा तो a बचेगा, 3b उधर आके प्लस हो जाएगा तो 5b हो जाएगा। तो a और b का रेशो कितना आ गया? 5:1। 5:1। तो ये सब कुछ करने में ना आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। आपको क्या करना है? आपको सीधे परसेंटेज ऐड करना है और एक बार डिफरेंस लेना है। तो ऐड करने पे कितना आ रहा है? 300 आ रहा है। डिफरेंस लेने पे कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। तो रेशो कितना आ गया? 5:1। अच्छा सर, हमें ये बात कैसे पता लगेगी? जो एडिशन आ रहा है वो ए के नीचे आएगा और जो सब्ट्रैक्शन आ रहा है वो बी के नीचे आएगा। इस बात का अंदाजा आपको क्वेश्चन को देख के लग जाएगा ना। आप मुझे बताइए, यहाँ पर a माइनस बी लिखा हुआ है, b माइनस ए लिखा हुआ है। सर a माइनस बी लिखा हुआ है और a माइनस बी का मतलब क्या होगा? हम लोग हमेशा बड़े में से छोटा नंबर माइनस करते हैं। तो अगर ये बोल रहा है कि a माइनस बी, तो a माइनस बी का मतलब a की वैल्यू बड़ी है और b की वैल्यू कम है। और बड़ी वाली वैल्यू हमेशा प्लस करने से आएगी, माइनस करने से नहीं आएगी। अगर यहाँ लिखा होता b माइनस ए, तो मैं एडिशन b के नीचे लिखता और सब्ट्रैक्शन आप लोग किसके नीचे लिखते? फिर a के नीचे लिखते। तो अभी रेशो कितना आ रहा है बच्चों? ए और बी का रेशो आ गया 5:1।
1। अब मुझसे क्या बोल रहे हैं, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो आंसर देखिए फटाफट से, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो परसेंटेज अधिक कितना ज़्यादा दिया हुआ है, तो 5 जो है वो 1 से कितना ज़्यादा है, 5 1 से 4 ज़्यादा है, तो अंतर 4 का आ गया। बटे में कौन सा नंबर आता है, जिसके साथ में से लगा हुआ है, से किसके साथ में लगा हुआ है, बी के साथ में लगा हुआ है, बी का मान 1 है, 4/1 इंटू 100 कितना आ गया, 400%। तो कितना परसेंट अधिक है भाई, 400% अधिक है। ऑप्शन नंबर बी ये इस 12वें क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, नोट कीजिए फटाफट से एक बार। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन। ठीक है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% हिस्सा खर्च कर देता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको मैंने समझाया था कि आप लोग हमेशा इनकम, आय और खर्चा यानी कि एक्सपेंडिचर, इन दोनों का रेशो निकालें। इनकम और एक्सपेंडिचर का आपको रेशो निकालना है। ठीक है, इनकम को मैंने कितना मान लिया, 100 मान लिया, 75% हिस्सा खर्च कर रहा है, तो 100 का 75% कितना आएगा, 75 आएगा। तो यहाँ पर रेशो आ गया 100:75। 25 से मैंने काटा, 25 चौके 100, 25 तिया 75, अनुपात कितना आ गया, 4:3। 4:3 का मतलब मैं क्या समझ सकता हूँ कि 4 रुपये अगर उसकी इनकम है, 3 रुपये उसने खर्च कर दिए, बचत कितनी आएगी बच्चों, सेविंग कितनी आएगी, 1 रुपये आएगी, 4:3 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आगे सुनो, यदि अब उसकी आय को 18% से बढ़ा दिया गया, अब उसकी जो भी इनकम है उसको मैंने 18% से इंक्रीज किया है, 18% से बढ़ाया है भाई, और उसके बाद क्या बोला जा रहा है, उसके खर्चे को 10% से बढ़ा दिया गया। तो इनकम को अगर 18% से बढ़ाया है, तो इनकम को आप लोग प्लस के 18 से मल्टीप्लाई करो। ये सब कुछ मेथड आपको क्लास के अंदर अच्छे से स्पेसिफाई कर दिए गए हैं। प्लस के 18 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 18% से बढ़ाया है। अच्छा, खर्चे को 10% से बढ़ाया है, तो खर्चे को प्लस के 10 से मल्टीप्लाई करें। देखिए आंसर कितना आएगा, 18 चौक कितना होता है, 72 होता है, 72। अच्छा, 10 तिया कितना आ गया, 30 आ गया। तो कहना चाह रहा है कि 72 रुपये की इनकम में से 30 रुपये खर्च हो चुके हैं, स्पेंड हो चुके हैं। तो कोई व्यक्ति अगर 72 में से 30 खर्च कर देगा तो उसकी बचत कितनी आएगी, 72 - 30, 42 आएगा क्या, 42 आ चुका है। बटे में हमेशा रेशो के बीच का अंतर लेना होता है। अंतर क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि बचत का मतलब क्या होगा, आय माइनस खर्चा। जो भी आपने पैसे कमाए उसमें से जो खर्च हो गए उनको हटा दो, तो जो बच जाएंगे आपकी सेविंग कहलाएगी, बचत कहलाएगी। तो 4 में से 3 माइनस हुआ, 1 बचा हुआ है, तो यही आपका आंसर है 42%। तो 42% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अच्छा, एक बात और सुनिएगा भाई, 42% सर ऑप्शन नंबर ए में भी है, सी में भी है। मुझे कैसे पता लगेगा कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है? तो कमी होना है, वृद्धि होना आप पता लगाना बहुत आसान है। आपको दिया हुआ है 72 में से क्या माइनस हो रहा है, 30 माइनस हो रहा है। तो 72 में से 30 माइनस होगा, प्लस के 42 आएगा, माइनस के 42 आएगा, प्लस का आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब 42% इंक्रीमेंट होगा, तो 42% की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, थोड़ा जल्दी करती हूँ समझना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस, देखिए क्वेश्चन आपको मैं हर कुछ क्लास के अंदर करा चुका हूँ। ठीक है, बस रिवीजन चल रहा है, इन क्वेश्चंस की एप्लीकेशन आपको समझ में आने वाली है अच्छे से। क्वेश्चन 14 में क्या बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% मकान किराए पर, शेष का 37.5, शेष वाला वर्ड दिया हुआ है, शेष का 37.5 शिक्षा पर, फिर शेष का 20%, फिर शेष का 12.5%, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। और अंत में उसके पास पैसे कितने बचते, 700 रुपये। तो ये बात अच्छे से आपको बताई नहीं गई थी कि जब भी आपको शेष वाला वर्ड दिया जाए, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। तो फटाफट से कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या क्या परसेंटेज दिए हुए हैं। एक मुझे दिया हुआ है 20%, उसके बाद नेक्स्ट है 37.5%, अगला परसेंटेज फिर 20% है, और सबसे लास्ट में दिया हुआ है 12.5। 20% आपका 1/5 होगा, 37.5 लिखाया था आपको 3/8 होगा, 20% अगेन 1/5, और 12.5 कितना होता है, 1/8। ये सब परसेंटेज को कन्वर्ट करने का तरीका मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब अगर ध्यान दीजिए कि 20% 1/5 का मतलब क्या है। 1/5 का मतलब है कि 5 रुपये अगर आपकी इनकम है, तो 1 रुपये आपने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। 5 रुपये इनकम है, 1 रुपये खर्च कर दिया। तो इससे आगे चल के मैं रेशो निकालूंगा यहाँ पर आय और बचत का, इनकम और सेविंग के बीच में आपको रेशो निकालना है। तो पहले वाली कंडीशन क्या कहती है कि 5 रुपये इनकम है, 1 रुपये आपने खर्च कर दिया, तो सेविंग कितनी आएगी, 4 रुपये आएगी। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि 8 रुपये आपकी इनकम है, 8 में से आपने 3 रुपये खर्च कर दिए, तो बचेंगे कितने, 5 बचेंगे। तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि इनकम अगर 5 रुपये है, बटे वाला नंबर हमेशा इनकम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो 5 रुपये अगर इनकम है तो खर्चा कितना हो रहा है, 1, सेविंग कितनी आएगी, 4 आएगी। अच्छा, लास्ट वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, 1/8। 1/8 का मतलब 8 रुपये अगर इनकम है, तो 8 में से 1 रुपये माइनस होंगे, सेविंग कितनी आएगी, 7 आएगी। ठीक है, अच्छा मुझे इन सब का मल्टीप्लाई करना है, इनका भी मुझे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बदले में आपको मैंने सेकंड तरीका बताया था, आप मल्टीप्लाई करने से बचें। अगर आपको लग रहा है कि अपोजिट में
कुछ नंबर कैंसिल हो सकते हैं, तो पहले उनको कैंसिल करें जिससे कि कैलकुलेशन मुझे ज़्यादा ना करनी पड़े। क्या मैं 5 से 5 को कैंसिल नहीं कर सकता? क्या बिल्कुल कर सकता हूँ, बाद में कैंसिल करना पड़ेगा, पहले कर लीजिए आप लोग, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी, ठीक है। अच्छा देखिए 4 से 8 कितनी बार? 2 बार कैंसिल होगा, बिल्कुल ठीक है। 4 एकम 4, 4 से 8 यहाँ पर भी 2 बार कैंसिल हो गया। अब जो बचे हुए हैं उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, यहाँ 20 आएगा और यहाँ केवल 7 बचा हुआ है तो 7 आ गया। तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि 20 रुपये जो इनकम थी उसमें से खर्च करते करते आपके पास सेविंग कितनी बची हुई है? 7 रुपये की। तो मेरे अकॉर्डिंग तो सेविंग 7 रुपये है, पर क्या क्वेश्चन इस बात को मान रहा है? क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि सेविंग जो है वो 700 रुपये है। तो एक काम करते हैं, मेरे अकॉर्डिंग जो सेविंग 7 रुपये आई है उसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं कितना मान सकता हूँ? 700 मान सकता हूँ। तो 7 का मान अगर 700 रुपये है तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 100 रुपये। अच्छा 1 का मान 100 आ जाएगा तो उसने पूछी उसकी वार्षिक आय कितनी है। तो पहले महीने की इनकम निकाल लेते हैं। महीने की इनकम निकालने के लिए किसका मान निकालना पड़ेगा? 20 का मान निकालना पड़ेगा। तो मासिक आय, मंथली इनकम, मासिक जो आपकी आय आएगी वो आएगी 20 इंटू में 100। 1 का मान 100 तो 20 का मान कितना आ गया? 2000 रुपये। 2000 रुपये जो है ना वो उसकी मासिक इनकम है, महीने में कमाता है। पर मुझसे पूछा गया है कि वार्षिक कितने कमाता है, एनुअली, साल में कितने पैसे कमाएगा। तो महीने में अगर कोई व्यक्ति 2000 रुपये कमाता है तो साल की इनकम कितनी होगी भाई? एक महीने में, एक साल में 12 महीने, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 दूनी कितना आ गया? 24,000 रुपये। तो 24,000 रुपये उस व्यक्ति की वार्षिक इनकम होगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, शेष वाला वर्ड आपको दिया हुआ है, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो पिछले 2 वीडियोस के अंदर टोटल अब तक के 14 क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करा चुका हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के 6 क्वेश्चन भी आपको सोल्व करा दिए जाएंगे, तब तक के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू।